Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 2। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 पढ़ लिया होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पार्ट 1 पढ़ के आए, तभी ये पार्ट आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, और ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। अगर हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म की, तो हम एक एक करके बात करेंगे कि अम्ल जो है हर एक चीज़ के साथ या क्षारक जो है किस तरीके से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर कोई भी अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, यानी कि HCl यहाँ पर क्या है, अम्ल है। ठीक है, जबकि जिंक जो है यहाँ पर क्या है, धातु है, तो वो बनाता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या है, एक लवण है, और H2O गैस है। ठीक है, सिमिलरली अगर वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है जिंक, ठीक है, तो भी सेम रिएक्शन होती। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट भी एक तरीके का लवण है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि आप कैसे पता लगाओगे कि उसमें से निकलने वाला गैस जो वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, ना तो उसमें कोई कलर होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, और स्मेल लेस होता है, यानी उसमें स्मेल भी, गंध भी किसी तरीके की नहीं आती। ठीक है, तो कैसे पता लगाओगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉप टेस्ट करेंगे। पॉप टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक परख नली लेंगे, ठीक है, उसके अंदर एसिड या बेस जो भी सॉल्यूशन है वो रखेंगे और उसमें डालेंगे हम जिंक। ठीक है, परख नली को यहाँ पे कॉर्क से पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और एक पाइप के द्वारा उसको क्या करा जाएगा, साबुन के सॉल्यूशन तक उसको लाया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है साबुन के सॉल्यूशन में क्यों, तो जब यहाँ पर वो रिएक्शन होगा तो वो गैस निकलेगी, तो गैस जो है अगर यहाँ पर साबुन का सॉल्यूशन होगा तो उसमें से बबल्स बनेंगे। ठीक है, आपने बचपन में वो खेल खेला होगा ना, सर्फ डाल के जो हम फूंक मारते थे, उससे बबल्स बनते थे, तो सिंपली यहाँ पर भी उस तरीके के बबल बनेंगे। ठीक है, और जब आप मोमबत्ती को उसके पास लेके जाओगे तो क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस होता है, यानी आग जो है वो आसानी से पकड़ लेता है। ठीक है, तो जैसे ही मोमबत्ती को लेके जाओगे ना उसके पास, तो वो बुलबुला बना था वो पॉप साउंड के साथ फट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉप टेस्ट भी कहा जाता है। तो 1 मार्क्स में पूछे तो सिर्फ पॉप टेस्ट बताएंगे। ठीक है, और अगर 3 मार्क्स में आ गया तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके साथ साथ ये डायग्राम बना के आपको समझाना पड़ेगा। समझ में आया, दोनों की दोनों इक्वेशंस याद कर लेना। ठीक है, अगर एसिड आया तो ये वाली इक्वेशन चलेगी और बेस आया तो ये वाली इक्वेशन चलेगी। अगर हम बात करें धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, तो सबसे पहली बात, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो अगर किसी भी जो यौगिक है, अगर उसके पीछे ना आपको CO और 3 लिखा हुआ मिले ना, तो समझ लेना क्या है वो, धातु कार्बोनेट। और लिखा हुआ मिले HCO3, तो इसका मतलब क्या है, वो धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर 2 रिएक्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि एसिड जो है, ठीक है, वो धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट यानी कि लवण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी वाटर। ठीक है, सेम चीज अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें तो क्या बनेगा, तो भी आपका सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे सवाल आता है क्या वो बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो नहीं, कोई भी जो धातु कार्बोनेट है, धातु बाइकार्बोनेट है, वो बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करता। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो धातु कार्बोनेट है या धातु बाइकार्बोनेट है, हो सकता है आपको ना कहीं पे इक्वेशन ना दी हो, आपसे बोला जाए कि खड़िया, ठीक है, जो कि चौक का हिंदी नाम है खड़िया। ठीक है, उसके अलावा मार्बल। ठीक, तो जो धातु कार्बोनेट के जो चीज़ें होती है ना, वो उसका नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आ जाता है कि अगर मान लो कि खड़िया को अम्ल में डालेंगे तो बताइए कौन सी अभिक्रिया होगी, तो खड़िया जो है वो क्या है, चौक है। तो अगर हमें पता ही नहीं है कि खड़िया क्या होता है, ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली आपको धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो पदार्थ होते हैं उनका नाम पता होना चाहिए, जैसे संगमरमर का पत्थर, ठीक है, चूने का पत्थर। उसके अलावा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, कि हमें जो है, ठीक है, किचन के अंदर मार्बल या जो मार्बल है, ठीक है, वो क्यों नहीं लगाना चाहिए, या संगमरमर जिसे हिंदी में कहते हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि जो किचन के अंदर है वो क्या होता है, कई बार अम्लीय प्रकृति की चीज़ें होती है, जैसे नींबू हो गया और बाकी चीज़ें हो गई खट्टी। ठीक है, अगर वो क्या होगी, मार्बल या संगमरमर पे गिरेगी तो उससे क्या होगा, उसका रंग जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, जिससे वो मार्बल देखने में भद्दा लगेगा। तो इसी कारण क्या है कि हमें सलाह दी जाती है कि किचन के अंदर मार्बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आया।
अब यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि भाई हम कैसे पता लगाएं कि कोई भी जो गैस है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक, तो इसके लिए हम करते हैं भाई चूने पानी का टेस्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइम टेस्ट। ठीक है, लाइम टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि अगर मान लो, ठीक है, अगर आपने जैसे ये हमने तैयार करा, ठीक, इसमें क्या है कि एक तो ये थ्रिस्टल, थ्रिस्टल का मतलब होता है कि वो हिलाने वाला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आपका एसिड है, ठीक है, और उसमें क्या है आपके ग्रेन्यूल्स डले हुए हैं, ठीक, सोडियम कार्बोनेट के। अब जब हम उसको हिलाएंगे तो उससे क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके गैस निकलेगी। ठीक है, तो वो जो गैस है, ठीक है, वो इस सॉल्यूशन में लाएंगे। तो अब यहाँ पे सवाल उठते हैं सॉल्यूशन है किस चीज़ का, तो ये सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, जब हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि आपको नजर आएगा नीचे की तरफ ना तली में थोड़ा सफेद सफेद पाउडर जमा होने लगा। ठीक है, तो ये जो पाउडर है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और वाटर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि सेम प्रोसेस को हम थोड़े ज़्यादा देर तक करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्ट करेगा इससे, तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गायब हो जाएगी, ऐसे गायब हो जाएगी जैसे मान लो कि आपने पानी के अंदर नमक घोला हुआ है। ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। समझ में आएगा इस। अगर हम बात करें कि अब अम्ल और क्षारक आपस में कैसे विक्रिया करते हैं भाई, तो देखो कोई भी अम्ल या क्षारक है, ठीक है, जब भी वो आपस में विक्रिया करते तो लवण और जल बनाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को कहते क्या है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जब जो बराबर, अगर मान लो कि प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों शक्तिशाली, तो दोनों एक दूसरे का क्या कर देंगे, प्रभाव को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही क्या हो गए, उदासीनीकृत हो गए। ठीक, यानी दोनों में कोई भी प्रभाव नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ठीक है, जरा इन केसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला केस है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। ठीक है, इसको सिंपल सा समझ लो यार, तुम्हारी क्लास में एक लड़का है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक, और एक लड़का है तो थोड़ा कमजोर है उससे, दोनों की लड़ाई हुई, जीतेगा कौन, सिंपल सी बात है कि जो तगड़ा होगा वही जीतेगा। तो यानी कि रिजल्ट में किसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, जिसकी हेल्थ ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रबल अम्ल हो तो लवण जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका अम्लीय बनेगा। सिंपली सेम, अगर प्रबल क्षारक होगा तो भी लवण कैसा बनेगा, क्षारकीय बनेगा। ठीक है, और अगर दोनों ही बराबर के हुए, ठीक है, तो क्या होगा, उदासीन। ठीक है, चाहे दोनों ताकतवर हो चाहे दोनों कमजोर हो। समझ में आया। यानी कि अगर मान लो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में विक्रिया करते हैं तो वहां पर बनेगा आपका उदासीनीकरण लवण। ठीक है, या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक करते हैं तो वहां पर भी बनेगा आपका उदासीन लवण। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अगर दोनों में से कोई एक प्रबल है तो उसका प्रभाव आपको लवण पे देखने को मिलेगा। समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अम्लों का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, यहाँ क्वेश्चन आता है कि धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है और क्यों। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। धातु जो है, धात्विक ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ रिएक्ट करती है तो लवण और जल बनाती है। ठीक है, तो पीछे अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अम्ल के साथ कौन रिएक्ट करता है तो लवण और जल बनाता है। तो सिंपल सी बात है, क्षार। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि धात्विक ऑक्साइड जो है, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारकीय होती है। क्यों, क्योंकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। और ये रिएक्शन भी आप याद कर सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बेसिकली अधात्विक ऑक्साइड की बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है वो है। ठीक है, तो जो अभी हमने मेटल का पढ़ा था, यहाँ पे नॉन मेटल का है, सेम बात यहाँ पर भी है कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्षार के साथ रिएक्ट करके लवण और जल बनाती है। यानी कि यहाँ पर क्षार है और ये बना रही है लवण और जल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो अधात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, और अधात्विक ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये जो भी हमने टॉपिक पीछे पढ़ा है उसका शॉर्ट में है ये बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको वो समझ में आ गया बेटर है, और ये आप शॉर्ट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि अगर कोई भी अम्ल है जो वो धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, धातु के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, ये सारे एक एक करके यहाँ पे शॉर्ट में दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। ठीक है, कि कोई भी जो क्षार है,
ठीक है, ये क्षारक है या अम्ल है, वो कितना प्रबल है। ठीक, इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फंडा है कि हम देखेंगे H+ आयन कितने हैं, ठीक है, और OH नेगेटिव आयन कितने हैं। ठीक है, तो कैसे पता लगाए, तो अगर मान लो किसी में भी H+ आयन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा संख्या होगी वो एसिड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा, यानी शक्तिशाली होगा। यहाँ पर आप देखो H+ आयन और H2O मिलकर बनाते हैं हाइड्रोनियम। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि H+ आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो एसिड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। उसी प्रकार से क्षारक में क्या होता है, क्षारक में OH नेगेटिव आयन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो डेफिनेशन वो क्षार और क्षारक की दे रखी है, जो कि मैंने पहले डिस्कस कराया हुआ, तो वो आप देख लेना। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि हमें ना अम्ल और जल का मिश्रण किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कब होते हैं, कंफ्यूज तब होते हैं जब इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से पूछा जाता है कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए, हाँ या नहीं, और क्यों। तो यहाँ पर अगर आप मान लो किसी से डिस्कस करते हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि किस में किसको मिलाना है। तो सिंपली आप याद रखना कि अम्ल को जल में मिलाना है, ठीक है, जल को अम्ल में नहीं मिलाना। ठीक, और क्यों क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन ये, इसका आंसर ये है कि जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो इसमें से बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलती है, और कई बार क्या होता है, ये अस्फलित हो जाते हैं। अस्फलित मतलब छलक जाते हैं, मतलब एकदम से बाहर आ जाना। ठीक है, और अगर बाहर आ गया तो आपकी स्किन क्या हो सकती है, इससे डैमेज हो सकती है। उसके अलावा क्या है कि इसमें जो है हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जिस बर्तन में आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, अगर वो कांच का है तो वो कांच का पात्र या बर्तन वो टूट सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जल के साथ अम्ल को या क्षारक को मिलाना चाहिए। समझ में आया। तो यहाँ पर शॉर्ट में भी दे रखा है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो पूरा याद कर लेना, 3 मार्क्स में आ सकता है। गाइज, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है, जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। गाइज, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है, जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। So guys, thank you for listening. Please like, share and subscribe our channel.